नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में भारतेंदु हिंदू के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप भारतेंदु युग, और बात करें भारतेंदु युग की तो इसके पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पूर्व भारतेंदु युग या आप कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो पीठिका थी उसे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से और ट्रिक से देखा है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जो है भारतेंदु युग का समय जानेंगे, और समय की बात करें तो इसके पूर्व की जो वीडियो है वहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने जो समय बताया है उसे हम लोगों ने देखा था, जिन्हें मिश्र बंधु थे, शुक्ल जी थे, राम कुमार वर्मा जी थे, किसी नारायण चतुर्वेदी थे, ठीक है ना, और रामविलास शर्मा जी थे। तो उन लोगों द्वारा बताए गए जितने भी समय थे उसको हम लोगों ने देखा है। तो मोटे तौर पर अगर बात करें भारतेंदु युग की तो मोटे तौर पर भारतेंदु युग का जो समय है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इस समय को यानी कि 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 है ना ईस्वी तक का जो समय है इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने और डॉक्टर नागेंद्र जी ने ये टाइम जो है भारतेंदु युग का रखा है, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर हम लोग भी यही रखेंगे कि भारतेंदु युग का जो समय है 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब समय जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं और कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु युग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए जो प्रमुख कवि हैं उन्हें भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो बात करें कवियों की ट्रिक, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत, ठीक है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं 4 कवि और नीचे आप देख पा रहे हैं 3 कवि, कुल मिला के 7 कवियों की ट्रिक ये है कि भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत। भा की बात करें तो भा फार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद फार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप की बात करें तो प्रताप से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी, जग की बात करें तो जगमोहन जिसे आप कहते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्ब फार अंबिका दत्त व्यास, राधा फार राधा कृष्ण दास, और नवनीत की बात करें तो नवनीत से होता है नवनीत चतुर्वेदी, जिनकी एकमात्र रचना आप देखते हैं किसड़ा कुब्जा 25, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा मोटी मोटी बात कि प्रमुख कवि हैं भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत, ठीक है। इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 7 कवि हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और इन कवियों को और इनकी जो कविताएं हैं, काव्य को हम लोग ट्रिक की सहायता से एक एक करके आगे देखेंगे। अब बात करें भारतेंदु के कवियों में तो भारतेंदु के कवियों में सबसे पहला नाम स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आता है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे और फिर इनकी सभी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1885 में हुआ। मृत्यु की बात करें तो 1885 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि मात्र 38 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था। और इस 38 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की, ठीक है ना। जन्म स्थान काशी में हुआ। पिता की बात करें तो पिता गोपाल चंद गिरधर दास इनके पिता थे, गुरु सितारे हिंद थे, और उपाधि इनको मिली थी भारतेंदु, और उर्दू में रसा नाम से ये लिखते थे, उपनाम रसा, ठीक है ना। उर्दू में रसा खूब है, दिमाग में रख लीजिएगा। भरते थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे, ठीक है ना। 1850 और 85, 50 में जन्म हुआ, 85 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुआ? 1850-85 काशी, 1850-85 काशी में हुआ। गोपाल चंद गिरधर इनके पिता थे, और सितारे हिंद इनके गुरु बताए जाते हैं। भारतेंदु इनको उपाधि मिली थी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की समस्त रचनाओं की बात करें तो इनकी जो समस्त रचनाएं हैं 175 मानी जाती हैं, और उनके काव्य ग्रंथों की बात करें तो काव्य ग्रंथों की भी संख्या अच्छी खासी है, 70 है। तो इनके काव्य संग्रह जो कि निम्नांकित हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। चूँकि अब इनकी जो बात करें काव्य संग्रह की तो भारी भरकम संख्या है, इसलिए हम लोग इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलें
सबसे पहले बात करें भक्त सर्वस्व की, तो कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए मित्रों, ट्रिक बना लीजिएगा कि भारत में क्या है, जो भक्ति है वो सर्वस्व है। भारत का मतलब भारतीय नेहरू से है, ठीक है ना। और हम लोग भारतीय नेहरू को भारत पढ़ते चलेंगे कि भारत में क्या है, बोले सर भारत में भक्ति सर्वस्व है, ठीक है ना। दूसरा है प्रेम मालिका, तो प्रेम मालिका, प्रेम की मलिका कहाँ मिलेगी? बोले सर प्रेम की मलिका अगर खोजना है तो प्रेम की मलिका कहीं ना ढूंढो, भारत में ढूंढो। यानी कि प्रेम मलिका किसकी? भारतीय नेहरू की है। कार्तिक स्नान, कार्तिक में स्नान कौन लोग करते हैं? बोले भारत के लोग करते हैं, और कार्तिक में स्नान करना है तो भारत जाओ, ठीक है ना। बैसाख का महत्व, बैसाख का महात्म, बैसाख महात्म किसका? बोले भारत में। भारत में भैया क्या है? बोले बैसाख का महात्मा है। प्रेम सरोवर, तो भैया प्रेम सरोवर कहाँ मिलेंगे? बोले भारत में मिलेंगे। भारत मतलब भारतीय नेहरू जी की है। और प्रेमाश्रु वर्णन, आया कह सकते हैं प्रेमाश्रु बरसण, प्रेमाश्रु बरसण यानी कि प्रेम के आंसू में बरसण कहाँ मिलेगा? बोले प्रेमाश्रु बरसण तो अगर देखना है तो भारत में देखो। भारत में क्या होता है? प्रेमाश्रु बरसण होता है ना। किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम होता है ना, तो उसके प्रेम के वियोग में क्या होता है? प्रेम की आंसुओं का बरसण होता है। कहाँ? भारत में। जैन कतूहल, जैन कतूहल करता है कहाँ? बोले भारत में। भारत में जैन कतूहल है। और प्रेम माधुरी, बिल्कुल जो प्रेम है बिल्कुल माधुरी रूप में है। कहाँ पर? भारत में। प्रेम माधुरी रूप में है। प्रेम तरंग है ना, भारत में देखो प्रेम की तरंगें उठती हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर भारतीय के अंदर प्रेम की तरंग है। कहाँ? भारत में। उत्तर भक्तमाल, उत्तर भक्तमाल अगर देखना है ना तो कहाँ देखो? भारत में देखो। भारत में उत्तर भक्तमाल, भारत में। प्रेम प्रलाप है ना, प्रेम का प्रलाप बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। हर जगह प्रेम का प्रलाप, प्रेम का प्रलाप दिखाई देगा। और गीत गोविंदानंद है ना, गीत गोविंदानंद, गीत गोविंद की गीत में लोग आनंद लेते हुए आपको मिलेंगे। कहाँ? भारत में मिलेंगे। और श्रृंगार सत्सई अगर देखना है तो भारत में देखो, ठीक है ना। श्रृंगार सत्सई कहाँ पर? भारत में। होली, होली तो भारत में बड़ी, होली ठिठोली जानते हैं ना, तो होली भारत में बहुत बहुत प्रसिद्ध है, तो होली भारत में मिलेगी। मधुमुकुल भारत में मिलेगा। राग और संग्रह अगर आपको देखना है तो भारत में जाओ, एकदम बहुत अच्छी तरह से राग संग्रह आप भारत में देख पाएंगे, ठीक है ना। वर्षा विनोद, वर्षा में विनोद अगर देखना है तो भारत में जाओ, भारतीय नेहरू। विनय प्रेम पचासा, विनय के प्रेम पचासा भारत में मिलेंगे। फूलों का गुच्छा आपको भारत में मिलेगा। जैसे आप भारत में पहुंचोगे ना तो बता रहे हैं क्या मिलेगा? फूलों का गुच्छा मिलेगा। स्वागत में लोग आपके क्या करेंगे? फूलों का गुच्छा देंगे, ठीक है। प्रेम की फुलवारी भारत में मिलेगी। कृष्ण का चरित बखान करेंगे भारतवासी, भारत के लोग, कृष्ण चरित भारत लोग। और श्री अलवर, ठीक है ना, अलवरत, अलवरत कह सकते हैं, ठीक है ना। श्री अलवरत वर्णन कहाँ मिलेगा? तो श्री अलवरत वर्णन तो भैया भारत में मिलेगा, अलग है। और श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र भारत में, ठीक है ना। कहीं का राजकुमार हो अगर भारत में आएंगे ना तो उनका सुस्वागत होगा। सुमनांजलि, सुमन, सुमनो अंजल, सुमन की अंजल चढ़ा करके, सुमनांजल करके किसका स्वागत होगा, ठीक है ना। और क्या होता है? श्री जीवन जी, श्री जीवन जी महाराज, श्री जीवन जी महाराज कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। तो आप देखे होंगे तमाम प्रकार के महाराज जी लोग भारत में हैं, तो दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि श्री जीवन जी महाराज भी भारत में हैं, यानी कि भारतीय नेहरू जी का काव्य संग्रह है। चतुरंग, चारों तरफ रंग रंग है, कहाँ? बोले भारत में। देवी छद्म लीला करती है भारत में, देवियाँ भी छद्म लीला करने के लिए भारत में आती हैं। आप पढ़े होंगे ना, तो दिमाग में रखिएगा देवी छद्म लीला। प्रातः स्मरण मंगल पाठ, प्रातः स्मरण किया जाता है और मंगल पाठ होता है। कहाँ? बोले भारत में, भारत में, ठीक है ना। दैन प्रलाप भारत में होगा। उरेहना, उरेहना, उरेहना देखे होंगे ना, कोई झगड़ा बवाल होता है तो उलाहना लेकर आते हैं, तो उसी उलाहना को आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, उरेहना भारत में, है ना, बहुत प्रसिद्ध है। तन्मय लीला, बिल्कुल तन्मय लीला देखना है तो भारत में देखो, व्यक्ति तन्मय होकर के लीला देखता है। दान लीला, दान लीला अगर देखना है तो भारत में देखो कि किस प्रकार से दान और कहाँ कहाँ दान किए जाते हैं, ठीक है ना। और दान की लीला तो भारत में ही बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। रानी है ना छद्म लीला, रानी छद्म लीला की लीला देखो, भारत में आकर देखो। संस्कृत की लवनी अगर आपको पढ़ना है तो भारत में जाओ, संस्कृत की खूब अच्छी अच्छी लवनी आपको मिलेंगी। और बसंत और होली भारत का प्रसिद्ध है, तो बसंत होली देखना है तो भारत में आओ। अस्फुट समस्याएं, बिल्कुल भारत में अस्फुट चुटफुट बहुत समस्याएं हैं, अस्फुट को कर लीजिए चुटफुट, छोटी मोटी समस्याएं भारत में है, ठीक है ना। मुँह दिखावनी प्रथा कहाँ? बोले भारत में है। जब दुल्हन आती है ना
तो उसकी मुंह दिखाई होती है और लोग मुंह देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको नेकचार देते हैं। तो मुंह दिखावनी से दिमाग में रख लीजिएगा। कहाँ पे? बोले सर मुंह दिखावनी तो भारत में बहुत प्रचलित है। ठीक है। उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा भारत में, उर्दू का स्यापा भारत में। प्रबोधनी भारत में, प्रबोधनी कहाँ? बोले भारत में। और प्रातः समीरन, प्रातः समीरन, समीरन माने हवा चलती है, कहाँ? बोले भारत में। ठीक है ना। आगे है बकरी बिलाप, बकरी बिलाप कहाँ करती है? बोले भारत में। ठीक है ना। तो बकरी बिलाप भारत में। और यहीं पे एक चीज़ और आप दिमाग में रख लीजिएगा कि बकरी बिलाप की बात आ गई तो भारत में होता है। दूसरा आपको मिल सकता है दशरथ बिलाप। तो दशरथ बिलाप कहाँ करेंगे? बोले अंबिका के पास, अंबिका माने अंबा माने माता होता है ना, तो अंबिका के पास दशरथ बिलाप करते हैं। ठीक है ना। यानी कि दशरथ बिलाप अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। और एक आपको मिलेगा अबला बिलाप। आगे जब जाएंगे द्विवेदी युग में तो वहाँ पर एक रचना आपको मिलेगी अबला बिलाप। अब अबला बिलाप कहाँ करेगी? भैया अबला, कोई व्यक्ति अबला है तो सबला के पास जाएगी, इन्हीं की महावीर के पास जाके बिलाप करती है। ठीक है ना। तो ये जो 3 रचनाएं हैं, बकरी बिलाप, दशरथ बिलाप और अबला बिलाप, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग ना आपके अंदर हो। तो बकरी बिलाप कहाँ करेगी? भारत में करेगी। दशरथ जी बिलाप कहाँ करेंगे? नहीं, दशरथ बिलाप तो अंबा के पास जाके कर रहे हैं। ठीक है ना। और कौन? अबला बिलाप कहाँ करेगी? तो अबला बिलाप कर रही है महावीर के पास, इन्हीं की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ठीक है ना। क्या देखा आपने? बकरी बिलाप, ठीक है, दशरथ बिलाप और अबला बिलाप। बकरी भारत में, दशरथ जी अंबा के पास बिलाप कर रहे हैं, और कौन? महावीर के पास कौन बिलाप? अबला बिलाप हो रहा है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है स्वरूप चिंतन। स्वरूप के चिंतन भारत में बहुत अच्छे तरह से होते हैं। हर व्यक्ति स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करता है। ठीक है ना। श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन भारत में जाके देखिए। भिक्षा, भारत भिक्षा, भारत में भिक्षा भी है ना बहुत प्रसिद्ध है। देखेंगे तमाम प्रकार के, कहीं भी जाओ तो भिक्षा वाले वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, भिक्षुक। ठीक है ना। उन लोग भिक्षा देते हुए भी मिलेंगे। तो भारत में भिक्षा, भारत भिक्षा भारतीय हरिचंद्र जी की रचना है। श्री पंचमी की बात करें तो श्री पंचमी भारत में। श्री सर्वोत्तम स्रोत, एकदम बिल्कुल श्री का सर्वोत्तम स्रोत, लक्ष्मी का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ? भारत में है। ठीक है ना। निवेदन पंचक, हाँ भैया निवेदन के पंचक देखे होंगे ना, तो भारत में जाके देखो, तरह तरह के निवेदन होते हैं। ठीक है ना। मान सोपायन, सोपायन की बात करें, मान सोपायन तो भारत में देखो। प्रातः स्मरण स्रोत भारत में मिलेंगे। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान भारत में खूब सारे होते हैं। ठीक है ना। अपवर्ग दशाष्टक, अपवर्ग दशाष्टक कहाँ मिलेगा? बोले भारत में मिलेगा। मनोमुकुल माला भारत में, बेणुगीत भारत में मिलेगी। ठीक है ना। और भर भर के मिलेगी। श्रीनाथ की स्तुति भारत में, मूक प्रश्न भारत में, अपवर्ग पंचक भारत में मिलेगा, पुरुषोत्तम पंचक भारत में मिलेगा। तो देखिए आपने पंचक 2 मिला, एक अपवर्ग पंचक, दूसरा पुरुषोत्तम पंचक, कहाँ? भारत में। ठीक है। आगे है भारत विरत, भारत में मिलेगा। ठीक है ना। श्री सीता बल्लभ स्रोत की बात करें तो भारत में मिलेगा। ठीक है ना। श्री रामलीला देखो खूब चलती है भारत में, है ना। इसी भी आपने देखा होगा, जब कार्तिक का महीना शुरू होता है ना, शरद वाली ऋतु आती है, तो खूब ढेर सारे नवरात्र के समय, है ना, श्री रामलीला गांव गांव, नगर नगर, हर जगह श्री रामलीला भारत में। ठीक है। भीष्म अश्वत्थराज, तो भीष्म अश्वत्थराज की बात करें भारत में। मान लीला और फूल बुझावल की बात करें तो भारत में। बंदर सभा एकदम भारत में दिखाई देगी। ठीक है ना। तो बंदर की सभा दिमाग रख लीजिएगा, भारत में। बकरी बिलाप भारत में, यानी कि भारतीय हरिचंद्र जी की रचना है। ठीक है ना। विजय बल्लरी भारत में। विजयनी विजय बजंती भारत में, यानी कि भारतीय हरिचंद्र जी की रचना है। नए जमाने की मुकरी भारत में चल रही है खूब जोर से, नए जमाने की मुकरी भारत में। जातीय संगीत भारत में बिल्कुल चरम सीमा पर है। एक क्लू बनाइएगा, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस एक क्लू बना के दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए और हमेशा के लिए बैठ जाए। ठीक है ना। तो जातीय संगीत की बात करें तो जातीय संगीत भारत में। रिपुनाष्टक, रिपुना अष्टक कहाँ? बोले भारत में। अस्फुट कविताएं खूब पल्लवित हो रही हैं, कहाँ? भारत में, भारत में। और प्रिंस ऑफ वेल्स आए भैया, कहाँ? है ना, कि पीड़ित होने पर कविता लिखी किसने? भारत में। जब प्रिंस ऑफ वेल्स पीड़ित हुए तो उन पर कविता किसने लिखी? भारत ने लिखी। यानी कि भारतीय हरिचंद्र जी के सभी जो काव्य हैं, काव्य संग्रह हैं, इनको भारत लगा करके आप आसानी से याद कर लीजिएगा ताकि जो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे यहाँ पर कोई गलती ना हो। ठीक है ना। अब भारतेंदु कीर्ति की बात कर रहे हैं कि विजयनी विजय वैजयंती की बात करें, इस शीर्षक से जो कविता लिखी गई, जब भारतीय सेना ने
मिस्र पर विजय प्राप्त किया था, तो उसके उपलक्ष्य में लिखा गया था विजयिनी विजय वैजयंती, BBB, है ना, विजयिनी विजय वैजयंती। किस पर? जब मिस्र पर भारतीय सेना ने विजय किया था, ठीक है ना। BB मिस्र है, दिमाग में रख लिया, BB क्या है? मिस्र, ठीक है। चलिए आगे भारतेंद्र हिंदी ने क्या किया कि नारद भक्त सूक्त, शांडिल्य भक्त सूत्रों का अनुवाद किया। नारद भक्त सूक्त का अनुवाद इन्होंने तदीय सर्वस्व नाम से 1874 में किया, तो दिमाग में रखिएगा, नारद से तदीय सर्वस्व, और शांडिल्य भक्त सूत्र से इन्होंने भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है, ठीक है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए नारद को यहाँ पे करिएगा तदीय है, और यहाँ पे शांडिल्य क्या है? भक्ति सूक्त वैजयंती है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इन्होंने 4 प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, जिनमें आप देख पा रहे हैं पैरोडी, स्यापा, गाली और लावनी, ठीक है ना। तो इन शैलियों में कुछ रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी है? जिनमें आप देख रहे हैं बंदर सभा, अभी आपने पढ़ा कि बंदर सभा भारत में होती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी क्या है? शैली क्या है? पैरोडी है। कैसे दिमाग में रखेंगे किस शैली में है? तो देखिए जो बंदर होता है ना, परिचित बंदर के पास पैर होगा, और पैर होगा तो पेड़ पे रहेगा, तो पैरोडी पैरोडी पेड़ो पैरोडी पैरोडी पेड़, और पैरों से पेड़ पे चढ़ जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि जो बंदर होता है वो पैरों से पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि बंदर सभा पैरोडी है, ठीक है। चलिए आगे है उर्दू का स्यापा, तो यहाँ पे स्यापा शैली है, तो स्यापा यहाँ है, स्यापा यहाँ है, मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है समधिन मधुमास, गाली है। तो देखिए समधिन क्या करती है? मधुमास में गाली गाती है, गाली समधिन। आपने देखा भी होगा जब शादी विवाह होता है ना, तो जो समधी और समधन की एक गीत बहुत प्रचलित है अपने यहाँ भारत में, है ना। तो समधन लोग अपने समधी जी को गाली देते हैं, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि समधन मधुमास, है ना, गाली। नए जमाने की मुकरी, तो देखिए नए जमाने की मुकरी फार मुकरी को जोड़ दीजिएगा, मुकरी। और प्रातः समीरन की बात करें तो प्रातः समीरन क्या है? प्यार। समीर को आप कहते हैं बयार, क्या है? बयार। तो इसी प्यार को बयार कर लीजिएगा, बयार को प्यार कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। प्रातः क्या चलते हैं? बोले समीर चल रही है या बयार चलती है, ठीक है ना। इसी बयार को क्षेत्रीय पूर्वी, है ना, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं? बयार कहते हैं, हवा बयार, है ना। तो समीर को बयार कर लीजिएगा, प्यार बराबर बयार, ठीक है। वर्षा विनोद की बात करें तो वर्षा विनोद लावनी, ठीक है ना। वर्षा क्या होती है? लावनी होती है, लवनी, ठीक है। तो दिमाग में इसको भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्षा लावनी, यही एक आपको याद करना, बाकी तो सब उसमें क्लू आपका खुद छिपा हुआ है कि बंदर पेड़ पर रहेगा। उर्दू का स्यापा है, समधिन क्या करती है? गाली देती है। नए जमाने की मुकरी होगी, प्रातः समीरन प्यार चलेगी, वर्षा विनोद लावनी होती है। तो इसे भी दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला। तो ये रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला, ये 3 प्रकार के जो लीला लिखी गई है, ये प्रबंध गीत है, ठीक है ना। और विजयिनी विजय वैजयंती की बात करें तो हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो कि एक निबंध काव्य है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। तो जहाँ पे देखिएगा लीला लगा हुआ है, तो लीला क्या है? प्रबंध गीत है। और जहाँ पे विजयिनी विजय वैजयंती की बात आ जाएगी, हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो कि एक निबंध काव्य है, ठीक है। आगे एक रचना है फूलों का गुच्छा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कैसे दिमाग में रखें? देखिए हम लोग पढ़े थे अभी ना कि जब भारत में कोई आता है तो हम लोग फूलों का गुच्छा उसे देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक और बढ़ा लीजिएगा कि जब भारत में कोई आता है तो हम लोग खड़े होकर के फूलों का गुच्छा उन्हें सम्मान में देते हैं, ठीक है ना। तो खड़े से हो जाएगा, खड़ी बोली में लिखा गया है। भारत में कोई आता है तो खड़े होकर, यानी खड़ी बोली में लिखा गया है, क्या करते हैं हम लोग? फूलों का गुच्छा देते हैं। भारत से हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फूलों का गुच्छा इनकी रचना है, खड़े होकर देते हैं, इन्हीं की खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे भारतेंद्र मंडल के अन्य कवि जो कि ट्रिक में हम लोगों ने देखा था, उन्हें भी हम लोग अब देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कवि, फिर उनका जन्म मृत्यु समय जो कि ईस्वी में है, और उनकी रचनाएं। अब आगे दूसरे जो कवि हैं वो हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भाबद प्रताप जग अमराध नवनीत, जो आपने ट्रिक में देखा था। तो बद्रीनारायण चौधरी जी की बात करें, 1855 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, इनका देहांत होता है। रचनाएं की बात करें तो पहली रचना इनकी है जीर्ण जनपद, जिनमें क्या है?
दुर्दशा है एक दत्तापुर की दुर्दशा है जीड़ जनपद। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रिजचंद पंचक तथा सूर्य स्त्रोत कैसे दिमाग में रखें। तो देखिए यहाँ से आप ले लीजिएगा बदरी। बदरी जानते हैं ना, जब बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम को हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले खास तौर से बदरी कहते हैं, ठीक है ना। अब बदरी कब हुई बताए सर, सन 55 में 23 दिन लगातार बदरी हुई। तो दिमाग में रख लीजिएगा 23 दिन, या आप कह सकते हैं कि 55 माने बचपन में 2-3 दिन बदरी में भीगे हैं, ठीक है ना। तो जैसे दिमाग में आए तो 55 में बदरी क्या हुई 23 दिन, 55 में बदरी 23 दिन हुई थी, है ना। इन्हीं की 1955 में इनका जन्म हुआ था और 23 में इनके जो है मृत्यु हुई, ठीक है ना। जब बदरी हुई तो क्या हो गया, जीर्ण जनपद, है ना, चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरा जनपद ही जिला क्या हो गया, जीर्ण हो गया, गीला हो गया, जीर्ण जनपद हो गया, पूरा जिला क्या हो गया, जीर्ण हो गया। और क्या होता है जब बदरी आती है ना तो आनंद अरुणोदय होता है। बदरी के बाद जब सूर्य का उदय होता है, अरुण का उदय होता है तो आनंद अरुणोदय होता है। वो आनंद अरुणोदय नहीं बल्कि आनंद का अरुणोदय होता है। बदरी के बाद जब सूर्य निकलते हैं देखो तो आनंद का अरुणोदय होगा। और क्या होता है, हार्दिक हर्षादर्श होता है ना। जब सूर्य उगेगा तो बिल्कुल हार्दिक माने हृदय से क्या होता है, एकदम हर्ष होता है। और हर्ष क्या होता है, दर्श पर होता है बहुत, ठीक है ना, ठीक है। जब बदरी में क्या होता है, जनपद जीर्ण हो जाता है बरसात से, तब आनंद का अरुणोदय होता है और हार्दिक हृदय में दर्श होता है, हार्दिक हृदय, ठीक है ना। फिर क्या होता है, मयंक महिमा, और इतना नहीं, मयंक महिमा, मयंक माने चंद्रमा होता है। और रात में चंद्रमा की जो महिमा होती है, मयंक महिमा, वो भी क्या होती है, अलौकिक लीला वाली होती है। बरसात में बारिश होती है बदरी में ना तो मौसम साफ हो जाता है, तो मयंक की महिमा, चंद्रमा की महिमा बिल्कुल अलौकिक होती है, ठीक है ना। और वर्षा के जो बिंदु होते हैं, जो बूंदें होती हैं, वो बिल्कुल लालित्य और लहरी लेकर आती हैं। लालित्य और लहरी, लहर दिखाई देती है ना, बूंद जब पड़ जाती है जल में तो बिल्कुल लहर की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ब्रिजचंद पंचक, है ना। ब्रिजचंद पंचक माने जितने भी पंच हैं सब लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और सूर्य है स्त्रोत, और सूर्य को हम लोग क्या करते हैं, बदरी के समय सूर्य को स्रोत लेते हैं, है ना, धूप लेते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या होता है, जब बदरी होती है तो पूरा जनपद जीर्ण हो जाता है, जीर्ण जनपद हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आनंद का अरुणोदय होता है, आनंद का अरुणोदय होगा तो हार्दिक हर्षादर्श होगा बदरी के बाद, ठीक है ना। और रात में क्या होगा, मयंक की महिमा बड़ी अलौकिक दिखाई देती है क्योंकि बिल्कुल बदरी से मौसम साफ हो जाता है, ठीक है ना। अब वर्षा के बिंदु बड़े ललित और लहरी लगते हैं, और ब्रिजचंद पंचक और सूर्य का स्त्रोत, है ना। जो पंच है वो पंच क्या करते हैं, सूर्य के स्रोत में अपने कपड़े सुखाने लगते हैं, ठीक है ना, या अपने को सुखाने लगते हैं। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और आपने इसको अनुभव भी किया है कि जब बदरी के बाद सूर्य होता है ना तो सूर्य का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले, भाबद प्रताप जग। प्रताप की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 55 में इनका हुआ, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1894 ईस्वी में हुई। तो दिमाग में रखिएगा, है ना। 50 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आए, है ना। 55 में बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद और 56 में प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुई, 94 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। 56-94 क्या है कि प्रेम पुष्पावली, दूसरी रचना है मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तांताम और श्रृंगार विलास और हर गंगा। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से लेना है हम लोगों को प्रताप। कौन प्रताप, बोले वही 56-94, है ना। कौन, बोले 56-94 वाला प्रताप, ठीक है ना। कौन प्रताप, बोले 56-94, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये प्रताप की क्या है, प्रेम पुष्पावली है। अब प्रताप की प्रेम पुष्पावली में क्या हो जाता है, मन की लहरें, है ना। तो प्रताप की प्रेम पुष्पावली में मन की लहर क्या करती है, लोकोक्त शतक से ऊपर उठ करके क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तृप्तांत को प्राप्त कर लेती है, जिससे क्या हो जाता है, श्रृंगार विलास में
व्यक्ति हर हर गंगा करने लगता है, यानी कि हर हर गंगा की तरह लहर लेने लगता है। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कोई प्रताप न है ना जो क्या है, बिल्कुल 56 है ना और 94, यानी कि 56 मिनट ले लीजिएगा। 56 मिनट में क्या करते हैं, 94 बार है ना योग करते हैं, 94 बार प्रताप दिखाते हैं। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रताप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी प्रेम की पुष्पावली है। और प्रेम की पुष्पावली में जब आप जाएंगे तो आपकी मन की लहर क्या हो जाती है, बिल्कुल लोकोक्ति शतक को छोड़ देती है, लोक की जो उक्तियाँ हैं सबको छोड़ देती है और बिल्कुल तृप्त हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, श्रृंगार विलास करने लगता है और हर हर गंगा का संचार मन के अंदर होने लगता है। तो बस दिखा लीजिएगा, यही ट्रिक रखिएगा कि प्रताप नारायण की कौन बोले, प्रताप नारायण की प्रेम की पुष्पावली में मन की लहर से क्या हो जाता है, लोकोक्ति एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाता है और श्रृंगार में क्या हो जाता है ना, हर हर गंगा करने लगता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रताप वाला व्यक्ति क्या करता है, प्रेम पुष्पावली है, प्रताप वाला व्यक्ति की मन बिल्कुल हमेशा लहर लेता रहता है। प्रताप वाला व्यक्ति लोक शतक के चक्कर में नहीं पड़ता है, हमेशा अपने को तृप्तांत पाता है, यानी कि तृप्त रहता है, श्रृंगार विलास करता है और हर हर गंगा कौन, प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि प्रताप वाला व्यक्ति करता है, ठीक है। अब अगले कवि हैं भाबद प्रताप जग मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जो जन्म समय है 1857, मृत्यु समय 1899 में। तो 1857 में जन्म हुआ और 1899 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इनका देहांत हुआ, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, 50 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 55 में बद्री नारायण चौधरी, 56 में प्रताप नारायण और 57 में आपने देखा ठाकुर जगमोहन सिंह का, ठीक है ना। तो 57 में कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह, और मृत्यु कब होती है 1899 में। रचनाएं, पहली रचना है प्रेम संपत्ति लता, 1885 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। दूसरी है श्याम लता 1885 में भी, और तीसरी है श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी में, और देवयानी 1886 ईस्वी में। तो आपने क्या देखा, मोटी मोटी बातें आपने देखा कि 85 में 2 इन्होंने लिखा, कौन, प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता, और इसके बाद 86 में श्यामा सरोजनी और देवयानी, ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ से क्लू लीजिएगा। ठाकुर ने क्या किया, एक तो प्रेम संपत्ति लता, प्रेम की संपत्ति लता, और श्यामा की लता, ठीक है ना। कब, 85 में लिखा। और श्यामा सरोजनी देवयानी, ठीक है ना, 86 में लिखा। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ठाकुर क्या करते हैं, है ना, प्रेम संपत्ति और लता, प्रेम संपत्ति को लता समझते हैं, यानी कि प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता। और क्या है, सरोजनी एक देवयानी है, तो श्यामा सरोजनी और देवयानी इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य संग्रह है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, और आपने ट्रिक में भी देखा था कि भाबद प्रताप जग अम्ब राधा नवनीत, ठीक है ना। तो भाबद की बात करें तो बद्री का आपने देखा 1855 में, बद्री के बाद 1 साल बाद भाबद प्रताप का 1856, जग की बात करें जगमोहन सिंह का 1857 ईस्वी में, और अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो हुआ 1 वर्ष बाद, यानी कि 1858। तो 55, 56, 57, 58 लगातार आपने देखा, ठीक है ना, एक साल के बाद जो आपके कवि हैं इनके जन्म हुए हैं, ठीक है ना। और मृत्यु की बात करें तो 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो अंबिका दत्त व्यास 58, 1900 ईस्वी, ठीक है ना। रचना, पहली रचना है पावस पचासा 1886 ईस्वी में, दूसरी रचना है सुकवि सतसई 1887 में, हो होरी 1891 ईस्वी में, और एक बिहार भी इनकी रचना है, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए अब अंबिका है ना, तो पावस पचासा, उनके पचासा कितने बोले, पावस है ना, पावस कितने अंबिका के बोले, पावस 50 हैं, 50 पावस हैं, यानी कि पाने के लिए या प्यासा कह सकते हैं कि अंबिका के कितने बोले, अंबिका के तो भैया है ना 50 लोग प्यासे हैं, 50 लोग प्यासे हैं। दूसरा क्या है, सुकवि सतसई है ना, अंबिका की ढेर सारी सुंदर सतसई है, सुकवि सतसई अंबिका की, सुकवि सतसई किसने लिखा है, अंबिका के लिखा गया। और हो होरी कौन कह रहा है, बोले अंबिका क्या कर रहा है, हो होरी। और बिहारी
सतसई आपने देखा ही, सु कब सतई ओहो हरी। एक रचना इनकी है बिहारी बिहार, ठीक है ना, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में आ गया कि अंबिका के प्यासे 50 लोग हैं, अंबिका के लिए सु कवि सतसई कर रहा है, अंबिका के लिए हो होरी कर रहे हैं, और बिहारी बिहार कर रहा है। कौन? अंबिका के लिए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से आपको ये जो रचनाएं हैं याद हो जाएंगी, और परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा गया तो आपका प्रश्न बन जाएगा। और अगले हैं राधा। राधा कृष्णदास बात करें, 1865 में इनका जन्म हुआ, 1907 में इनकी मृत्यु हुई। और भारत 12 मासा पहली रचना है, दूसरी रचना है देश दशा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? बोले राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास ने क्या किया कि भारत में 12 मास रह करके देश की दशा पर कविता लिखा, ठीक है ना। तो राधा कृष्णदास क्या करते हैं? भारत में 12 मास रहते हैं और रह करके देश की दशा लिखते हैं, देश की दशा पर काव्य लिखते हैं। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब इन सभी कवियों के जन्म कर्म को एक बार फिर से देख लें कि भाबद बद फार बदरी 1855 1923, मिस प्रताप प्रताप की बात करें 1856 1894, ठाकुर जगमोहन 1857 1899 में। बात करें अंबिका की तो 1858 और 1900 और राधा कृष्ण 1865 1907। आपने क्या देखा यहाँ पर? ये जितने भी कवि हैं, 55 में बद्री, 56 में प्रताप, 57 में ठाकुर जगमोहन और 58 में अंबिका दत्त व्यास, और इसके बाद यहाँ पर गैप है 1865 है, ठीक है ना। तो भापद प्रताप जग अम्बी, भापद प्रताप जग, भा को हटा दीजिएगा कि क्या हो जाएगा? बद प्रताप जग, है ना, अम्ब। तो ये एकदम बिल्कुल ये 4 1 2 3 4 लगातार एक एक वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और रचना आपने देखा ही है कि जब बद्री होती है तो जनपद जीर्ण हो जाता है और आनंद का अरुणोदय होता है, जिससे हार्दिक हर्षदर्श होता है, मैंक की महिमा अलौकिक होने लगती है, वर्षा की बूंदें लहरित लहर करने लगती हैं, और क्या हो जाता है? जो पंचक हैं वो सूर्य के स्रोत लेने लगते हैं, ठीक है ना। प्रताप में आपने देखा कि प्रताप में क्या होता है? प्रताप नारायण की प्रेम की पुष्पावली में मन लहर रहने लगता है, लोग कुछ शतक से ऊपर उठ करके क्या होता है? तृप्त हो जाता है और श्रृंगार विलास करके श्रृंगार विलास में हर हर गंगा करने लगता है। ठाकुर जगमोहन का आपने देखा कि इन्होंने क्या किया कि प्रेम को संपत लता माना, तो प्रेम संपत लता और श्यामा लता, और क्या किया? सरोजनी को देवयानी माना, यानी कि श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी रचना है, ठीक है ना। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तभी हम लोगों ने देखा कि अंबिका के प्यासे बोले 50 लोग हैं, ठीक है ना। सु कवि क्या करता है? अंबिका की सतसई करता है, और हो होरी अंबिका और बिहारी बिहार अंबिका, ठीक है ना। राधा कृष्णदास की बात करें तो अभी आपने देखा है कि राधा कृष्ण का दास क्या करता है कि भारत में 12 मास रह करके देश दशा पर काव्य लिखता है, ठीक है। तो ऐसे क्रू बनाइएगा, आसानी से दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। मोटी बातें हैं कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है ना। घन घन क्या देता है? अब्र देता है, जल देता है, अम्ब देता है, तो अब्र कर लीजिएगा। प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे, ठीक है ना। प्रेमघन की समस्त जो काव्य कृतियां हैं, प्रेमघन सर्वस्व, देखिए प्रेमघन सर्वस्व, समस्त माने सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से लिखी गई हैं, ठीक है ना। और प्रेमघन ने क्या किया? विलायत में दादा भाई नरोजी जी के को काला जब कहा गया तो उन्होंने छोपपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि प्रेमघन ने कब, जब विलायत में दादा भाई नरोजी जी को काला कहा गया तो उन्होंने छोपपूर्ण कविताएं की थी, ठीक है ना। आगे है प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्राय मिलता है। इन्होंने मैंक मंजरी, मैंक महिमा की बात करें तो रचना खड़ी बोली में की है, मैंक महिमा, ठीक है ना, अलौकिक रचना भी की है। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी, एक प्रतिनिधि कविताएं हैं जिनकी प्रताप लहरी शीर्षक से लिखा गया है, ठीक है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र की जितनी भी प्रतिनिधि कविताएं हैं वो प्रताप लहरी से लिखी है ना, प्रताप लहरी शीर्षक से लिखी गई हैं। चलिए अब प्रताप नारायण मिश्र का हरगंगा, तृप्तंताम, बुढ़ापा, यानी कि 3 हिंदी की हिमायती, अग्र चौथी है हिंदी की हिमायती शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। हरगंगा, तृप्तंताम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायती शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण कविताएं इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। आगे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की है और इन्होंने बिंद के क्षेत्र के प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। किसने? ठाकुर जगमोहन ने क्या किया कि प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की, और ज़्यादातर जो कविताएं हैं बिंद के क्षेत्र के प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। किसने? ठाकुर
जगमोहन सिंह ने। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं जगमोहन सिंह ने क्या किया, कालिदास कृति ऋतुसंहार और मेघदूत पर ब्रज काव्य किया है। तो देखिए क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जगमोहन ने क्या किया, ऋतु में क्या किया, ब्रज ऋतु में, ब्रज ऋतु में, ब्रज ऋतु में, ऋतु में क्या किया, ब्रज काव्य किया। बस ऋतुफार ऋतुसंहार, मेफार मेघदूत, ठीक है ना। ऋतु में जगमोहन ने क्या किया, ब्रज काव्य किया। ब्रज काव्य किया मैंने ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य अनुवाद किया है। किसका, एक तो ऋतुसंहार का और दूसरा मेघदूत का, ठीक है। आगे हैं अंबिकादत्त व्यास जी ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी, जिसे आप कहते हैं पूरी अमय की कटोरिया से चिंजरी रहो विक्टोरिया, एक समस्या पूर्ति करके, है ना, किया है। और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि भी मिली थी। तो आप अंबिकादत्त व्यास जी को सुकवि की उपाधि मिली है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। और ये पूरी अमय की कटोरिया से चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी। फिर पूरी अमय की कटोरिया किसको चाहिए, अंबिका को। पूरी कटोरी अंबिका की है, बस दिमाग में रखिएगा कि पूरी अमय की कटोरिया अगर कहीं पे आ जाए और पूछ लिया जाए किसकी रचना है, तो अंबिका की, ठीक है ना। पूरी कटोरी आप क्या करते हैं, पूरी कटोरी जो है अंबिका को चढ़ा देते हैं, अंबिका अम्बा, ठीक है ना, दुर्गा जी को चढ़ा देते हैं ना। तो दिमाग पर रख लीजिएगा कि पूरी कटोरी किसके लिए, बोले अंबिका जी के लिए, ठीक है। अब अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध एक अपूर्ण शीर्षक से प्रबंध काव्य की भी रचना की है, कंसबद्ध अंबिका, ठीक है ना। साथ ही फारसी संध में अभी आपने चर्चा किया था मैंने ना कि क्या दशरथ विलाप नामक खड़ी बोली में भी लिखी है। तो विलाप की बात आई थी ना, बकरी विलाप, बकरी भारत में विलाप करती है, दशरथ अंबिका के पास विलाप करते हैं, ठीक है ना, अबला महावीर के पास विलाप करती है। तो 3 प्रकार के विलाप लिखे गए हैं, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, अबला विलाप, ध्यान रखिएगा। और सबको हमने अभी इसके पहले ट्रिक से बताया है, ठीक है। चलिए आगे है राधा कृष्णदास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया लिखा है। तो रहीम के दोहों पर कुंडलिया कौन लिख सकता है, जो राधा कृष्ण का दास होगा। 12 मासा इन्होंने लिखा, देश दशा लिखा। और हम लोग ट्रिक में पढ़े राधा कृष्ण का दास क्या करता है, भारत में 12 मास बैठता है और देश दशा पर काव्य लिखता है। तो यही है जिन्होंने क्या किया, रहीम के दोहों पर कुंडलिया भी लिखा है, ठीक है। चलिए आगे भारतेंदु काल के कुछ अन्य कवि हैं जिनमें नवनीत जी की बात आती है। नवनीत चतुर्वेदी, एक रचना इनकी है कुब्जा 25। बस दिमाग में रख लीजिएगा, नवनीत ने क्या किया, नवनीत खाकर कुब्जा की 25 लिख दिया, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। गोविंद गिल्ला भाई की बात करें तो श्रृंगार सरोजनी, पायस पयोनिधि, राधामुख खोड़सी, खड़ ऋतु और नीत विनोद। कैसे दिमाग में रखें, देखिए गोविंद क्या करते हैं, गिल्ला भाई को बुलाते हैं, श्रृंगार की सरोजनी और पायस पयोनिधि उसे दे देते हैं, राधा का मुख दिखाते हैं जो कि बड़ा खोड़सित लगता है, और षड ऋतु और नीत विनोद, ठीक है ना। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। दिवाकर भट्ट से क्या करते हैं, नक्सिक और नवोढ़ा रत्न, ठीक है ना। दिवाकर भट्ट है कोई है, क्या करते हैं, भट्ट से नक्सिक देखते हैं और नवोढ़ा रत्न दे देते हैं। नक्सिक नहोड़ा, ना से नक्सिक, ना से नहोड़ा, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। दिवाकर क्या करते हैं, भट्ट से नक्सिक और नहोड़ा रत्न लिखते हैं, ठीक है। आगे हैं रामकृष्ण वर्मा, जिन्हें बलबीर नाम से जाना जाता है। इन्होंने बलबीर 50 लिखा, तो बलबीर है तो बलबीर 50 लिखेंगे, ठीक है। आगे हैं राजश्री प्रसाद सिंह प्यारे, तो प्यारे प्रमोद, राजश्री प्रसाद सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद लिखते हैं। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप क्या लिखते हैं, प्रेम संदेश, प्रेम संदेश। राव कृष्णदेव शरण सिंह प्रेम संदेश, प्रेम संदेशा कौन, तो भैया राव कृष्णदेव शरण में जाओ, प्रेम का संदेशा दो, ठीक है। दुर्गादत्त व्यास की बात करें तो अधमो उद्धार शतक, अधमों का उद्धार कौन, बोले दुर्गा। दुर्गा क्या करती है, अधमों का उद्धार। अधम मन नीच होता है ना, खल होता है, दुष्ट होता है, तो उनका उद्धार कौन कर सकती है, दुर्गा कर सकती है। बस दिमाग में रखिएगा, दुर्गा व्यास क्या, अधमोद्धार शतक, ठीक है। आगे है राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो नवभक्तमाल, ठीक है ना, राधाचरण गोस्वामी, ठीक है ना। आगे है गुलाब सिंह, प्रेम सतसई, है ना, तो प्रेम का सतसई श्रृंगार कौन, गुलाब है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब भारतेंदु युग में कुछ समस्या पूर्ति संग्रह भी लिखे गए हैं, जिनमें दुर्गादत्त व्यास ने लिखा है, अंबिकादत्त व्यास ने लिखा है, गोविंद गिल्ला भाई ने भी लिखा है, गंगाधर जिसे द्विज गंगा नाम से जानते हैं उन्होंने भी लिखा है, और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने भी समस्या पूर्ति लिखा है। देखिए जब किसी व्यक्ति को समस्या होती है तो उसकी पूर्ति के लिए दुर्गा के पास जाएगा, अंबा के पास जाएगा, गोविंद के पास जा सकता है, गंगा के पास जा सकता है और नर्मदा के पास जा सकता है। तो इस प्रकार से ट्रिक में रख लीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को समस्या होगी
तो क्या करेगा, दुर्गा, अंबा, गोविंद, गंगा या नर्मदा के पास जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इतने लोगों ने क्या किया है, समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा है। ठीक है ना, अब दुर्गा के पास जाएगा तो दुर्गा के पास समस्या पर अपने समस्या पूर्ति पर प्रकाश डालता है। अंबिका के पास जाएगा तो समस्या पूर्ति सर्वस्व है, समस्या पूर्ति सर्वस्व, सर्वस्व कौन, अंबिका, सब कुछ है ना। गोविंद के पास जाएगा तो समस्या की प्रदीप बताएगा, समस्या पूर्ति प्रदीप, प्रदीप गोविंद प्रदीप। ठीक है ना, गंगा के पास जाएंगे तो समस्या प्रकाश, समस्या प्रकाश गंगा। नर्मदेश्वर की बात है तो पंचरत्न करेंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि समस्या पूर्ति सबने लिखी है, लेकिन गोविंद व्यास, दुर्गादत्त व्यास की बात करें तो समस्या पूर्ति पर प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो समस्या पूर्ति सर्वस्व इनके पास। ठीक है ना, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। ठीक है ना, गंगाधर द्विज समस्या पर प्रकाश डालेंगे। और नर्मदेश्वर प्रताप सिंह की बात आएगी तो इन्होंने समस्या के लिए क्या करेंगे, पंचरत्न दे देंगे। ठीक है ना, तो इसे दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, भारतेंदुयुगीन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो भारतेंदु के कवि और उनकी काव्य पंक्तियों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, बल्कि कवि और उनकी काव्य पंक्तियों वाली क्लास हमने जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जिसे आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कुल 14 भागों में बहुत अच्छी ट्रिक की सहायता से जितने भी कवि हैं और उनकी जितनी भी पंक्तियां हैं सबको हमने वहां पर लोड कर रखा है। तो आप लोग जा कर के कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास में जा कर के देख सकते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप देखें। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक जो है, मुजफ्फरपुर के निवासी जिनका नाम था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने क्या किया था, खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन का है ना सूत्रपात किसने किया, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया है। ठीक है, आगे अयोध्या प्रसाद खत्री जी की बात करें तो इनकी एक कृति है खड़ी बोली आंदोलन, जिसमें क्या किया गया, ब्रज भाषा और अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है ना, तो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक में, ठीक है ना, ब्रज भाषा और अवधी की, ठीक है ना, जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसको इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया है, इसे भी दिमाग में रखें। और बात करें अयोध्या प्रसाद है ना खत्री जी ने खड़ी बोली पद की कई स्टाइल बताई है, जिनमें मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, ठीक है ना, पंडित स्टाइल, ठीक है ना, और मास्टर स्टाइल। तो ढेर सारी स्टाइल की बातें इन्होंने की है। ठीक है ना, और आधुनिक काल में बात करें तो ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का जो व्यवहार है वो सबसे पहले पहल स्वर्गीय है ना पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया है। ठीक है ना, तो इसे भी दिमाग में रखिएगा कि आधुनिक काल में अगर खड़ी बोली है ना ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्त के व्यवहार सबसे पहले किसने किया है, तो स्वर्गीय सरजू प्रसाद मिश्र जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य के काव्य में पद्यबद्ध भाषा अनुवाद किया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखें अयोध्या प्रसाद जो खत्री जी का जो स्टाइल है ना 5 स्टाइल, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मुंशी स्टाइल या मौलवी स्टाइल निम्नलिखित में से है ना किसकी शैली है, तो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, जो तथ्य होते हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और आसान से प्रश्न को गलत कर देते हैं। और अगर आसान सा प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाता है तो कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन के लिए बाधा बन जाता है। और देखें सफल और असफल दोनों के बीच में 1 या 2 प्रश्न का अंतर होता है। एक प्रश्न आपका सही हो गया तो आप सफल हो गए, और एक प्रश्न आपका गलत हो गया तो आप असफल हो गए। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।